उनकी ज़ाहिरी वज़ाक़त और लिबास देखकर सरीनाथ ने इन्हें भी अपने मंसूबे में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। इन दोनों को इस मंसूबे का इल्म ही नहीं था। इन बेचारों को खबर ही नहीं थी कि उन पर अचानक और गैर मुतवक्के किया उफ्ताद बिजली की तरह गिरने वाली है। अंदर जो लड़कियां और औरतें स्टाफ में थीं और अपने काम निपटाने में तेज़ी से मसरूफ़ थीं, उनमें दो खासी खूबसूरत और परकशिश थीं। उनकी खूबसूरती ने इसके आगे खड़े मैकेनिक के अलावा और मर्दों को भी मुतवज्जह किया हुआ था। सरीनाथ ने सोचा कि उनका नज़ारा इसके मंसूबे में भी मुआविन साबित हो रहा है। सरीनाथ अब कैशियर की खिड़की के करीब पहुंच गया था। यूं ही इससे अगला फर्द खिड़की से अपना कैश लेकर हटा तो सरीनाथ ने बरकी सरत से आगे बढ़कर अपना चुर्म बैग काउंटर पर रख दिया। दूसरे हाथ से उसने चेक कैशियर की तरफ बढ़ा दिया। कैशियर ने चेक थाम लिया। सरीनाथ ने दफ्तर में जो चेक स्लिप पर की थी, इस पर हाथ से नहीं लिखा था बल्कि टाइप किया हुआ था। सरीनाथ ने चेक स्लिप पर जो इबारत टाइप की थी वो ये थी: मिस्टर कैशियर, अगर तुम जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हो तो नोटों वाली ट्रे मेरी तरफ खैर महसूस अंदाज से फौरन सर का दो और गूंगे बने बैठे रहो। कैशियर चेक की इबारत पढ़ रहा था। इस दौरान सरीनाथ ने पिस्तौल निकाल लिया। चेक पर टाइप की हुई इबारत पढ़ते ही कैशियर का चेहरा जर्द पड़ गया और सफ़ेद होता चला गया और इसके हाथ से चेक छूटते छूटते बचा। इसने सर उठाकर हौनकों की तरफ देखा तो उसके सामने खिड़की के पास खड़े हुए शख्स के हाथ की गिरफ्त में दबे हुए पिस्तौल की नाल अपनी तरफ झांकती हुई नजर आई। इसे ऐसा लगा था कि पिस्तौल की नाल इसे फरिश्ता अजल की तरह घूर रही है। इसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा था। कैशियर ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा। बैग की ओट में किसी को पिस्तौल नजर नहीं आ सकता था। हर शख्स अपने में अपने काम में ऐसा मसरूफ था जैसे उसे सर खजाने की फुर्सत तक ना हो। सरीनाथ ने कैशियर को मतज़ब्ज़ुब देखकर पिस्तौल का सेफ्टी कैच खींच लिया था। वो इस अंदाज में मुखातिब हुआ जैसे अपने पीछे खड़े हुए साथियों को हुक्म दे रहा हो, जो भी कोई गड़बड़ करे उसे बिला तअम्मुल शूट कर देना, ख्वाह वो औरत ही क्यों ना हो। इसने ये अल्फाज सरगोशी में इतनी आहिस्तगी से अदा किए कि कैशियर के सिवा किसी और के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच सकी। कैशियर का रहा सुहा हौसला भी जवाब दे गया। इसे यकीन हो गया कि इस शख्स के पीछे खड़े हुए दो आदमी भी डाकू के साथी हैं। इसने ये भी देख लिया कि बैंक में कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं है। कैशियर ने लरजते हाथों से नोटों की गड़ियों से भरी ट्रे आगे बढ़ा दी। सरीनाथ ने फिरती से नोटों की गड़ियाँ बैग में डाली और तेज़ी से बैंक के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में था। जैसे ही वो खिड़की से हटा, कैशियर ने एकदम से शोर मचा दी, पकड़ो डाकू, इन दोनों आदमियों को पकड़ो। बैंक में काफ़ी लोग मौजूद थे और जिन लोगों ने सरीनाथ को कैश खिड़की से हटता देखा तो इन्हीं सरीनाथ का पिस्तौल भी नजर आ गया था। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। वो उसे दहशत ज़दा होकर देखने लगे थे। कैशियर की आवाज़ सुनते ही बैंक में भगदड़ मच गई थी। सरीनाथ ने पिस्तौल वाला हाथ अपनी जेब में डाल लिया था। इससे पहले कि इस हादसे की नौयत किसी की समझ में आती, वो बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। बैंक की इमारत से बाहर निकलते ही सरीनाथ पूरी क़ुव्वत से कार की तरफ दौड़ा। मैदान साफ था और वहाँ गार्ड भी नहीं थे, जो इसके लिए इत्तिफाक था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वक्त इसने दूसरे गियर भी डाल दिया था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और जब तक लोग इसके पीछे बैंक से बाहर आते, वो बड़ी सड़क पर ट्रैफिक के हुजूम में गुम हो गया। ये इसकी बदकिस्मती थी कि अगले चौराहे पर पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती जल उठी। इसे मजबूरा रे करना पड़ा। बाएं तरफ मरने के लिए थोड़ी सी जगह थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि कार गुजर सकती। अगर इसके आगे खड़ी कार थोड़ी सी सरक जाती तो वो आसानी से गुजर सकता था। जब तक सुर्ख बत्ती रोशन रहती, अगली कार के हलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सरीनाथ के लिए एक एक लम्हा कीमती था। इसने हुंट भैंचकर कार को तीसरे गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबाकर अगली कार का बम्पर टेढ़ा कर दिया। वो एक झटके से कई फीट आगे बढ़ गई। सरीनाथ ने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया और बाएं तरफ घूम गया। आगे 3 चौराहों की सुर्ख बत्तियां इसकी राह में रुकावट नहीं बनी। वो तेज़ी से जाए वारदात से दूर होता चला गया और उसने अखबा आईने में देखने की जहमत भी नहीं की। आखिरकार वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को दौड़ाता हुआ एक तंग सी गली में घुस गया। 2-4 मोड़ काटने के बाद उसने अपनी कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली, क्योंकि अब वो अपने घर के करीब पहुंच चुका था। इसका घर गली के आखिरी सिरे पर वाक़ था। मकानों के अक़बा हिस्से में बावर्ची खाना था, जिसकी खिड़की गली की तरफ खलती थी। वो आते वक्त खिड़की की चीखनी लगाकर नहीं आया था।
इसने जेब से पिस्तौल निकालकर बैग में ठोंसा, कार से उतरा, फिर जल्दी से बैग खिड़की के रास्ते बावर्ची खाने में फेंका। खिड़की की पीठ बराबर करके वो वापस कार में आ गया। उसने पहले ही इस बात का अच्छी तरह से इत्मीनान कर लिया था कि कोई इसकी हरकतों सिकनात को देख तो नहीं रहा है। वापस आकर उसने कार मोड़ी और इत्मीनान का सांस लेते हुए नेशनल पार्क की तरफ रवाना हो गया। एक सुनसान सी जगह मुंतखब करके उसने झाड़ियों की ओट में गाड़ी खड़ी की। इसने दाढ़ी मूछी फेंट और चश्मा उतारकर पिछली सीट पर रख दिया। फिर इसने कार में रखी हुई पानी की बोतल निकाली, रुमाल गीला करके अपना चेहरा अच्छी तरह साफ किया और साइड आईने में अपनी शक्ल देखी। फिर वो बड़े इत्मीनान से टहलता हुआ टैक्सी की तलाश में मेन रोड पर आ गया। अभी वो चंद कदम तय करके बढ़ा था कि उसे पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे। इत्तिफाक से एक खाली टैक्सी नजर आई तो उसे रोककर इसमें बैठ गया। सरीनाथ पहले की तरह अखबार सीढ़ियों के जरिए अपने दफ्तर पहुंचा। फिर आम राहदारियों से गुजरता हुआ लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचा। थोड़ी सी देर के बाद वापस आकर उसने दफ्तर में शोर मचा दी कि इसकी कार चोरी हो गई है। दफ्तर का अमला इसके गर्द जुमा हो गया। इसके मैनेजर चौधरी किशन लाल ने उसे मशवरा दिया, आप अभी और उसी वक्त अपनी कार की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दे दें। पुलिस हेडक्वार्टर क्यों ना फ़ोन करके रिपोर्ट कर दूं? नहीं, इन्होंने उसकी बात काटी। आप खुद चले जाएं क्योंकि पुलिस फ़ोन की रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई नहीं करती है, वक्त ज़ाया मत करें। ठीक है, सरीनाथ परेशानी से हाथ मिलते हुए बोला, मैं रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे मुताल्लिक पूछने आए तो बता देना। आप किसी बात की चिंता ना करें। इसने दफ्तर की लड़कियों और मर्दों की आवाज़ें सुनी। दफ्तर का अमला इसकी परेशानी में बराबर का शरीक लग रहा था। फिर वो उनसे रुखसत होकर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल होते वक्त उसे खुद अपने आप पर घबराहट तारी करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के अफसर को वारदात का इल्म हो चुका था। वायरलेस या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसकी इंस्पेक्टर से मुलाकात के बारे में भी मालूम हो चुका था। इसने वही कहानी दोहराई जो उसने इंस्पेक्टर को सुनाई थी। इसने कार की मुंतकली की रसीद पर दस्तखत किए और अपनी कार लेकर पुलिस स्टेशन से निकल गया। जब वो गाड़ी फातिहाना अंदाज से चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था तो इसका दिल क़हक़हे लगाने को चाह रहा था। वो बहुत खुश था। इंस्पेक्टर ने उसे बताया था कि डाकू 26 लाख के नोट ले गए थे। इसे खुद गणने की मोहलत नहीं मिली थी। इसने सोचा कि पत्नी को 1 लाख की रकम दे देगा जो उसने ली थी और मज़ीद 25,000 मुनाफा कहकर भी अदा कर देगा। बाकी रकम अपना कारोबार मुस्तहकम करने के लिए काफ़ी होंगे। इसे मालूम था कि कामयाबी का नशा उतरना शुरू होगा और उसके तने हुए आसाब अपनी असली साबिका हालत में आ जाएंगे तो उसे खासी तकलीफ महसूस होगी। हो सकता है कि वो अपनी बेताबी पर काबू ना पा सके। फिर इसने फैसला किया कि वो पत्नी को शिमला ये कह कर ले जाएगा कि उसे कारोबार में बेपनाह फ़ायदा हुआ है। वो दूसरा हनीमून मनाएगा। उसकी शादी को 7 बरस का अरसा हो चुका था। वो उसे ये कहकर फ़रेब देगा कि उन 7 बरसों के बाद भी वो निहायत हसीन और नौजवान दोशीज़ा लग रही है। वो इसके दाम फ़रेब में आ जाएगी। औरत चूँकि अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होती है, लिहाजा उसकी सीधी सादी पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी। इसके ख्याल में इसने ये अक्लमंदी और दौरानंदेशी से काम लिया था कि अपनी पत्नी को कुछ दिन के लिए इसकी मासी के हम भेज दिया था और न उसकी मौजूदगी में वो लाख कोशिश के बावजूद अपनी कैफियत नहीं छुपा पाता। इसकी पत्नी इसकी गैर मामूली कैफियत को फ़ौरन तार लेती। फिर इसे कई सवालों के जवाब देने पड़ते। जब तक वो लौट कर आएगी तब तक मामला सर पड़ चुका होगा। ये सोचते हुए सरीनाथ ने कार गैराज में खड़ी की और तकरीबन तेज़ी से लपकता हुआ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो जल्द से जल्द इस दौलत तक पहुंचना चाहता था जिसे हासिल करने के लिए उसने अपनी जान, वक़ार और इज़्ज़त दांव पर लगा दी थी। वो इस रकम को किसी महफूज जगह छुपा देना चाहता था। इस बैग में इसका पिस्तौल भी था जिसके बारे में इसकी पत्नी को इल्म ना था। वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। अचानक इसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। दरवाज़ा थोड़ा सा खिला हुआ था, अंदर उसे इसकी पत्नी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो किसी वजह से जल्द लौट आई होगी। सरीनाथ ने सोचा कि इसकी पत्नी किससे बातें कर रही है। दूसरी आवाज़ किसी मर्द की थी। वो परेशान हो गया। इसे ख्याल आया कि वो वापस पलट जाए और किसी जगह से फ़ोन करके पत्नी से मालूम करे कि इसके साथ घर में कौन मर्द है। इससे पहले कि वो अपने इस ख्याल पर अमल करता, इसकी पत्नी खुद दरवाजे पर आ गई। वो इसका इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने पति के कदमों की चाप सुन ली थी जो इसके लिए मानूस थी।
ओह, आप आ गए। अपनी इसे देखकर उछल पड़ी। क्या बात है जानी। इसने अपनी पत्नी की बेचैनी महसूस कर ली थी। वो अपनी सरासीमगी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा, तुम जल्दी वापस आ गईं? मासी घर पर नहीं थीं। पड़ोसन ने बताया कि वो पौना गई हुई हैं। बताकर नहीं गई थी कि कब वापस आएंगी, इसलिए मैंने सोचा कि घर वापस चली जाऊं। बात ही कुछ परेशानी वाली है। पत्नी ने जवाब दिया, मेरी जगह तुम भी होते तो परेशान हो जाते। तुम कुछ परेशान लग रही हो। आखिर हुआ क्या है? सरीनाथ ने पूछा। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। पत्नी ने सरगोशी में कहा तो इसका लहजा सरीनाथ को बड़ा पर इसरार सा लगा। फिर इसकी पत्नी ने इसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींचा। वो परेशान होने के साथ साथ पर जोश भी दिखाई दी। शाम का वक्त था। खिड़कियों पर पड़े पर्दों के बायस निशस्तगाह में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि रोशनी करने की ज़रूरत हो। इसकी पत्नी इतनी परजोश थी कि वो आदाब के तकाज़ा भी फरामोश कर बैठी। इसे चाहिए था कि पहले इस अजनबी से उसका तारुफ कराती, जिसकी सूरत इसे साफ नज़र नहीं आई थी। तुम्हें बताऊं कि क्या हवा? तुम शायद ही यकीन करोगे, वो कहने लगी। मैं मकान में दाखिल हुई ही थी कि मैंने मकान की पिछली तरफ किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। फिर मैंने बावर्ची खाने की खिड़की बंद होने की आवाज़ सुनी। मैं वहां पहुंची तो देखा कि एक आदमी तेजी से गाड़ी की तरफ भागा जा रहा है। वो जल्दी से कार में रवाना हो गया। इसकी दाढ़ी और लंबी मूंछें साफ दिखाई दे रही थीं। इसने सियाह चश्मा लगाया हुआ था। इसने बिल्कुल तुम्हारा जैसा लिबास पहना हुआ था, रंग भी यही था। सरीनाथ को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भौंचाल आ गया हो, पैरों तले जमीन खसक रही हो, दरवाज़ दीवार झूल रहे हों। पत्नी के अल्फाज इसके कानों में गरम गरम से शीशे की तरह पिघल रहे हों। वो मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी को चुप कराना आसान नहीं था। वो बातूनी थी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने बावर्ची खाने की खिड़की खुलने की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए बावर्ची खाने में जाना ज़रूरी था कि कहीं बिल्ली तो किसी चीज़ पर कूदी ना हो। मैंने देखा कि बावर्ची खाने के फर्श पर चर्मी बैग पड़ा हुआ था। डीर, पता है इसमें क्या था? करेंसी नोट, बड़े बड़े और छोटे छोटे नोटों की गड्डियाँ। उनके ऊपर एक पिस्तौल भी था। डियर, तुम यकीन करवाओ, खुश होने के बजाय मेरी टांगें कांपने लगी। सरीनाथ ने देखा कि ये बातें करते हुए भी इसकी पत्नी की टांगें कांप रही हैं। उसके जिस्म पर भी खुद कपकपाहट तारी हो रही थी। इसने खुद पर काबू पाने की जिद्दवजहद की और अपने हवा से अकजा के। फिर इसने अजनबी की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, फिर क्या हवा? मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाई। मैंने इसे सब कुछ बता दिया और अपना बयान भी लिखवा दी। बाकी लोग रकम का बैग लेकर चले गए, लेकिन ये साहब, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, वो अभी तक यहाँ बैठे हैं। उनका कहना है कि वो तुमसे मिलकर ही जाएंगे। सरीनाथ ने उस शख्स की तरफ देखा और चंद लम्हे उसे घूरता रहा। अचानक जैसे इसके पैरों से जान निकल गई। वो उठकर उसके करीब आया तो सरीनाथ ने उसे पहचान लिया। ये वही छोटे कद का मोटा और भदा सरागर संप्रकाश आनंद था जिससे उसकी मुलाकात पुलिस हेडक्वार्टर में हुई थी। वो अपनी जेब से हथकड़ी निकालकर मुस्कुराया। जब आपकी पत्नी ने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया, इस वक्त में इंस्पेक्टर के पास बैठा था। मुझे आपका नाम याद है। सरीनाथ ने खामोशी से अपने हाथ आगे ले बढ़ा दिए। इसकी पत्नी हैरत से आंखें फाड़े उसे हथकड़ियाँ लगते देख रही थी। इसने जो मंसूबा बड़ी जहानत से बनाया था, जिसे अपनी हिम्मत और जुर्रत से पाया तकमील तक पहुंचाया था, इस जहानत को इसकी दयानतदार पत्नी ने खाक में मिला दी था।